Hello everyone, this is Chakshu and I am back with another video on the channel known as CSAT was extinguished. हमारा पर्पस इस चैनल का सिर्फ एक है कि हमारे CSAT में इतने मार्क्स आए कि हमारा जो यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स पेपर 2 है CSAT का उसके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे अच्छे मार्जिन से हम क्लियर कर पाएं और ये कोई भी बर्डन ना रहे हमारी माइंड में फॉर आवर मेंस प्रिपरेशन राइट। तो जैसा ये जो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है जैसा कि आपने देखा होगा मैं 3-4 दिन से मैंने 4 दिन पहले से स्टार्ट किया है एक नई सीरीज इसी चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इसमें सी सेट पीवाईक्यूज के नाम से राइट। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रोज एक एक राइट। ये हेल्प करेगा आपको एक ग्रुप में आने में ताकि आप यूपीएससी के जो यूपीएससी की जो लैंग्वेज है उससे फेमिलियर हो पाए और उसको अटेम्प्ट कर पाए राइट। अब मैं रोज का एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये है इस टेलीग्राम चैनल पे सी सेट विद चक्षु राइट। आप अगर अबाउट चैनल इसी चैनल के अबाउट में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन सर्च ऑल्सो ऑन टेलीग्राम सी सेट विद चक्षु राइट। तो उसमें फ्रेंड्स आज फोर्थ डे था हमारा आज जिसमें मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया है। आज वाला क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन का था और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था इसलिए मैंने उसका कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बनाया। अदरवाइज मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाता हूँ उनका और वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट होता है। तो आप जरूर चेक कीजिए इस चैनल को एंड एक्चुअली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज वही हैं जो आपको गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे टू सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन दिस पेपर स्पेशली सी सेट राइट। तो आज जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर वो अलग वीडियो है जो हमारी जो ओरिजिनल सीरीज थी मैंने स्टार्ट करी थी दैट इज रियल टाइम सॉल्व करके बताना कि मैंने कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट किया है मेरा पेपर राइट सी सेट का और कैसे अटेम्प्ट कर सकता था बेटर और आपके लिए भी कुछ गाइडलाइंस और कौन से क्वेश्चन जो स्किप करने लायक थे और वो मैंने अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं किए राइट। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में शेयर किए थे स्टार्टिंग के। तो हम कर रहे थे सी सेट 2023 का पेपर विच आई फेल्ट वाज द टफेस्ट इन द रीसेंट ईयर्स राइट। इसका सेट सी क्वेश्चन 22 से 31 करेंगे आज। वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन 1 to 21 पिछले 2-3 वीडियोस जो ओरिजिनल 2-3 वीडियोस है शुरू में उनको आप जरूर चेकआउट कीजिए इसी चैनल पे राइट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट या एनी क्रिटिसिज्म प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट। और राइट लेट्स कंटिन्यू। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 22 से। बट क्वेश्चन 22 इज बेस्ड ऑन पैसेज जो कि क्वेश्चन 21 और 22 दोनों के लिए कॉमन था ये पैसेज राइट। तो इसको हमने पैसेज पिछली बार पढ़ा था बट एक बार फिर पढ़ लीजिए बिकॉज थोड़ा टाइम हो चुका है उस चीज को। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द पैसेज इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑलराइट, नाउ लेट अस रीड इट टुगेदर। In India, the segregation of municipal waste at source is rare. Recycling is mostly with the informal sector. More than three-fourths of the municipal budget goes into the collection and transportation, which leaves very little for processing or resource recovery and disposal. Where does waste to energy fit into all this? Ideally, it fits in the chain after segregation, collection, recycling, and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste. That is biodegradable versus non-biodegradable component and its calorific value, right? The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50% and biomethanation offers a major solution for processing this. ठीक है, पैसेज को पढ़ लिया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ ये बेसिकली वेस्ट रिसाइकलिंग की बात कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट प्रॉब्लम है और प्रेवलेंट है इंडिया में। और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या नॉर्मल बातें कर रहा है राइट। तो क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे हम और क्या करना है इसमें। 21st क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियो, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। 22 की बात करते हैं। Which of one of the following statement best reflects the crux of the passage? Crux का मतलब होता है समरी। अगेन मैं रिपीट करूंगा, इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ फिर भी रिपीट करूंगा। अगर कुछ वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में, लेफ्ट हैंड साइड में हिंदी में उसका मतलब दिया होता है। जिन लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आती है उनके लिए एडवांटेज है, तो प्लीज उसको यूज कीजिए अपने अपने फायदे के लिए। क्रक्स का अगर मतलब नहीं पता तो उसको उस टाइम चेक कर लीजिए लेफ्ट में से कुछ भी वर्ड हो तो राइट। डू नॉट हेजिटेट और उसको अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और देख लीजिए राइट। तो क्रक्स का मतलब होता है बेसिकली उसका समरी क्या है, बेसिक उसका जो मैसेज है उस पैसेज से आप क्या समझ पाए राइट, वो है इसका मतलब। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव, ऑब्वियसली नहीं। बायोमेथिनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है बिकॉज लास्ट टाइम देखिए बायोमेथिनेशन मेजर सोल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस, यहाँ पे दिस का मतलब है बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल सिर्फ 50% ही है अराउंड, तो ऑब्वियसली नहीं। सी है segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plants। यहाँ देखिए segregation का बताया बहुत रेयर है इंडिया में segregation at source, पर हमने ये भी देखा कि segregation कितना इंपॉर्टेंट है। तो हाँ ये हो सकता है, विल होल्ड ऑन टू दिस। नेक्स्ट इज द biodegradable component of India's municipal solid waste not adequate to provide energy from waste efficiently और effectively। देखिए ऐसा नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल ही एडिक्वेट नहीं है, 50% से ऊपर है तो ऑब्वियसली एडिक्वेट तो है।
तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन से हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से एब्सर्ड से हैं और फिट नहीं कर रहे इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन द पैसेज। तो इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन से हम सी पे पहुंच चुके हैं, राइट। और सी का थोड़ा सा हमें हिंट भी मिल रहा है, सेग्रीगेशन सोर्सेस ने पहली लाइन ही बोली है, तो मैंने कि इसको इंपॉर्टेंस दी हुई है सेग्रीगेशन को। और ये भी बोला हुआ है कि वेस्ट टू एनर्जी इसमें कहाँ फिट, मतलब वेस्ट टू एनर्जी के बारे में बात करी हुई है, तो सेग्रीगेशन उसको लिंक करके आप कर सकते हैं। तो हाँ, 22 का मैंने आंसर सी किया था। ये देखिए मैंने ये ब्लैक पेन से मार्क किया हुआ है, अगर थोड़ा सा उसमें शायद फोकस नहीं हो पा रहा ढंग से, बट या आई मार्क्ड इट सी इन द एग्जाम, और ये सही था, राइट। ओके, तो ये मेरे हिसाब से इजी सा क्वेश्चन है। मूविंग ऑन, 23 एंड 24 दोनों पैसेज सेकंड पे बेस्ड है, राइट। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द पैसेज। ओके, नाउ लेट्स रीड इट टुगेदर। There is a claim that organic farming is inherently safer and healthier. The reality is that because the organic farming industry is still young, not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well. For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on large scale in India, farmers often use farmyard manure, which may contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plant sprays, such as Dhatura flower and leaf spray, have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched or regulated issues. See, अब इस पैसेज को पढ़ के एक बार आप दिमाग में सोचिए क्या बोलना चाह रहा है पैसेज। बेसिकली ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के साइड बता रहा है साइड इफेक्ट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग सुनने में अच्छी लग रही है, सेफ आजकल बहुत प्रमोट हो रही है, क्लेम करा जा रहा है, बट ऐसा है क्या हमें पता नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ है इसको और इसका ज्यादा रेगुलेटेड भी नहीं है ये ढंग से, राइट। तो इसी बारे इसका ही डिस्क्रिप्शन है इस पूरे पैसेज में, राइट। ये बेसिक क्रक्स है। अब लेट्स सी द क्वेश्चन क्या है हमारे। सी क्वेश्चन 23 इज बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन में, जहां भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ गए पैसेज के, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है चीजें, बट लेट अस सी। हम क्योंकि छोटा सा ये पैसेज था इसलिए, और दो क्वेश्चंस हो रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि पढ़ लीजिए। यहाँ पे भी लॉजिकल था पढ़ना। देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी एक ही पैसेज से दो क्वेश्चन होते हैं, 21 22 दो क्वेश्चन एक ही पैसेज पे बेस्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उनकी कि हाँ हमारा टाइम बच जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी दो क्वेश्चन पे एक पैसेज, तो आई रेड द पैसेज। ना 23rd क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, राइट। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। मतलब अनसेफ ही है दोनों के लिए, फार्मर्स कंज्यूमर्स के लिए। देखिए, इस पूरे पैसेज में ये नहीं लिखा कि ये अनसेफ है ही है, इसमें लिखा है कि डिबेटेबल है। ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि ये अच्छी है या सेफर है, तो ये कहीं नहीं लिखा कि ये इनहेरेंटली अनसेफ है, राइट। इससे कुछ प्रॉब्लम्स बताई हुई है, बट ये नहीं बोला कि ये पक्का बेकार है। तो ये स्टेटमेंट आप सीधे सीधे क्रॉस कर सकते हैं। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। पैसेज बिल्कुल भी एक्सट्रीम नहीं है, पैसेज बहुत ही बैलेंस सा है। क्रिटिसाइज कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट रीचिंग टू कंक्लूजन। ये डेफिनेटली नहीं बोल रहा किसी चीज को। तो पहला स्टेटमेंट इस तरह से पूरी तरह कंप्लीटली आप फॉल्स कर सकते हैं पढ़ते ही इसको, राइट। सेकंड स्टेटमेंट, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। अब देखिए, पहली बात तो सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको दिख रहा है, थोड़ा लॉजिकल सा दिख रहा है, थोड़ा माइल्ड स्टेटमेंट है, राइट। कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। फिर आप पढ़ेंगे ना पैसेज, इसमें हमने जब पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा हुआ है फार्मर्स ये यूज करते हैं, प्लांट स्पेस करते हैं, राइट डोज में नहीं करा तो नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा। हाउ मच एंड व्हेन आर नॉट वेल रिसर्च रेगुलेटेड। मतलब और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, और रेगुलेशन की जरूरत है, और एजुकेशन की जरूरत है। तो वही चीज है इसमें भी कि एजुकेशन की और जरूरत है फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को, जो कि सही स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये सही है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से इजी में रखूंगा मैं, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत ही दिख रहा था गलत, सेकंड स्टेटमेंट भी लग रहा है जहां तक सही होगा। आंसर मैंने बी मार्क किया था एग्जाम हॉल में, एंड बी इज द आंसर, राइट। सो या दिस शुड नॉट, ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए आपको पोज एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 based on the same passage, which of the following statement best reflects the most logical, rational and practical message conveyed by the author of the passage. देखिए, ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स कई बार यूपीएससी यूज करता है, लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको बस क्रक्स पता करना है, राइट। ये जो 22nd क्वेश्चन था ना, क्रक्स, वही क्रक्स है ये भी, राइट। क्रक्स बताना है इस पैसेज का, क्या क्रक्स है। लेट अस स्टडी द ऑप्शंस। In India, organic farming should not be promoted as a substitute for conventional farming. Again, an extreme statement. इसने नहीं बोला ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होनी चाहिए। ये बस ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इनफ रिसर्च इज स्टिल पेंडिंग एंड वी शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सीधे पढ़ के पता लग रहा है गलत है। शुड नॉट बी प्रमोटेड ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा पैसेज में। सेकंड, देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगेन अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। केमिकल फर्टिलाइजर कोई सेफ है ही नहीं ऑल्टरनेटिव, ये एकदम गलत चीज है। सी, इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट लग रहा है, और आई थिंक ये तो मतलब मैं देख के भी करेक्ट कर सकता हूँ, बट ठीक है इसको होल्ड पे रख लीजिए एक बार, बट इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा, राइट। फार्मर्स को गाइड करना चाहिए और हेल्प करना पड़ेगा
तभी ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल होगी। D is the aim of organic farming should not be to generate huge profits as there is still no global market for its products. Now, while this statement might be correct or might not be correct, I do not know, but इस पैसेज में कहीं भी मार्केट के बारे में बात नहीं करी गई है, ग्लोबल मार्केट के बारे में. There is no global market associated here. तो इसलिए ग्लोबल मार्केट जैसा वर्ड है नहीं यहाँ पे, तो ये कहना थोड़ा एक्स्ट्रापोलेशन होगा, पैसेज के बाहर जाना होगा, जो कि इंडिकेटेड भी नहीं है. तो इसलिए ए और बी तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. सी और डी में मुझे एक चूज करना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल सी चूज करूंगा और बहुत इजीली चूज करूंगा, बिकॉज ग्लोबल मार्केट का कोई भी मेंशन या कोई भी इंडिकेशन नहीं है इस पैसेज में. तो अगेन आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इजी, राइट. तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, राइट. यही आंसर है इसका, ये मार्क किया था मैंने. तो या 3 क्वेश्चंस डन. नाउ अगेन अनदर पैसेज. अब देखिए, अब यहाँ पे अभी तक हमने जो 2 पैसेज पढ़े थे उनमें 2-2 क्वेश्चन थे हर पैसेज के. इस पैसेज सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन भी देखिए मल्टी स्टेटमेंट वाला है ना. 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और फिर चूज करना है कौन से कितने सही है, 1 to 4 2 कौन से सही है. ऐसे क्वेश्चंस को आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट द फर्स्ट गो, प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी हो सकता है. उसके अलावा प्रॉब्लम ये टाइम टेकिंग से ज्यादा डेफिनेट आंसर आए नहीं आए, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है डेफिनेट आंसर आने की, क्योंकि इतने सारे वेरिएशंस हैं इसमें, राइट. तो टाइम भी वेस्ट हो और आंसर भी नहीं आया, विच इज लूज जस्ट लॉस फॉर अस. पर मैंने इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किया था, बिकॉज आई थिंक मुझे ये पेपर टफ था, तो क्वांट के मुझे क्वेश्चंस जितने आ रहे थे मैंने अटेम्प्ट किए, एंड देन आई वेंट बैक दोबारा शुरू से एंड आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. तो मैं अभी पढ़ देता हूँ पैसेज, प्लीज पॉज, पहले आप खुद पढ़िए, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड द पैसेज. Alright, now let us read it together. Food consumption patterns have changed substantially in India over the past few decades. This has resulted in the disappearance of many nutritious foods such as millets. While food grain production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples, which led to the lower production and consumption of indigenous traditional crops or grains, fruits, and other vegetables, impacting food and nutrition security in the process. Further, intensive monoculture agriculture practices can perpetuate the food and nutrition security problem by degrading the quality of land, water, and food derived through them. ठीक है, बहुत ही इजी सा पैसेज है. क्या मतलब है, बता रखा है कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत ज्यादा फोकस है इस चीज पे कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कैसे इंश्योर हो. राइस व्हीट सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सेसिवली फोकस किया हुआ है हमारा से इंडिपेंडेंस से. उसकी वजह से हमारा जो पूरा जो फार्म का जो प्रोडक्शन है, मतलब क्रॉप्स का, वो डिस्टॉर्ट हो चुका है, राइट. सिर्फ राइस व्हीट पे फोकस होता है. मिलेट्स इग्नोर हो रहे हैं, जो कि ना सिर्फ एक न्यूट्रिशनली रिच क्रॉप्स है, बट ऑल्सो दे आर ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यानी कि कहीं भी ग्रो कर सकते हैं उसको, राइट. वो मिलेट्स पे फोकस नहीं है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन पे फोकस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है, राइट. यही बताया गया इसमें, बहुत ही बेसिक है, मतलब आई मीन GS3 में हम लोग पढ़ते हैं इसको, राइट. एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, किसी भी टॉपिक में. लेट अस सी द क्वेश्चन. Based on the purposes, the following assumptions have been made. Which of the assumptions are valid? Okay. A, first, to implement the SDGs, Sustainable Development Goals, and to achieve zero hunger goal, monoculture agriculture practices are inevitable, even if they do not address malnutrition. ठीक है, अब देखिए कितना एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है. SDG हमारा है जीरो हंगर अचीव करना है हमें. मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इनएविटेबल, मतलब कि एकदम एसेंशियल है, मतलब इसके बिना काम हो ही नहीं सकता. तो मोनोकल्चर की तो ये बुराई कर रहा है. इंटेंसिव मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस कैन परपेचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम. तो ये एकदम ही अपोजिट चीज हो गई, राइट. तो सीधा सा पहला गलत हो जाएगा. नाउ अगेन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होके जहां भी फर्स्ट है प्लीज क्रॉस आउट कर दीजिए, टू मेक आवर लाइफ सिंपलर, टाइम भी बचेगा. तो ए और डी खत्म, बी और सी बचे. बी और सी में थर्ड कॉमन है स्टेटमेंट, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेकंड और फोर्थ देखिए, क्योंकि इनमें से कोई एक करेक्ट है. Let us see the second statement. Dependence on a few crops has negative consequences for human health and the ecosystem. देखिए बेसिकली वही चीज को अलग चीजों में कोट किया हुआ है, वर्ड्स को पैराफ्रेज बोलते हैं इसको. मोनो जो कल्चर है उसी को बोलते हैं डिपेंड. मोनो कल्चर मतलब होता है एक क्रॉप्स, राइट. उसी को बोलिए आप फ्यू क्रॉप्स, राइट. उस पर अगर डिपेंडेंस ज्यादा रहती है तो वो नेगेटिव है, कॉन्सिक्वेंस है उसका ह्यूमन हेल्थ पे और इकोसिस्टम पे, ऑब्वियसली. तभी तो वो कह रहा है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम बढ़ा रहा है. तो ये सही है, राइट. तो इससे आपका पता लगे कि 2 सही है और 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. एंड यू विल स्ट्रेट अवे मार्क बी, और आंसर बी आप OMR में आराम से सर्कल करके आ जाइए. दैट्स इट. मतलब ये क्वेश्चन देखने में, जैसे मैं बताया पहले राउंड में मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ऑल्दो अभी दूसरे राउंड में जब अटेम्प्ट किया तो रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट हो गया. बट ऐसा हर बार नहीं होगा, इसलिए. बट इन एनी केस लेट अस स्टडी द फोर्थ स्टेटमेंट. फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज and government offers remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider crop diversity. ये एक तरह से गवर्नमेंट की सीधे सीधे क्रिटिसाइज कर रहा है, ना कि सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है, बल्कि गवर्नमेंट को एकदम डिसमिस कर रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट नहीं है.
आप देख रहे हैं, मैंने बताया गवर्नमेंट की, आई मीन करंट अफेयर्स में हमने सबने पढ़ा ही होगा, मिलेट्स के ऊपर गवर्नमेंट का एक्सेसिव फोकस है, राइट, पिछले कुछ सालों में। तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, राइट। तो इसका क्लियर आंसर आप बी मार्क करके आ सकते हैं सेफली, और ये मैंने मार्क भी किया था, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आया? इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं फिर बोलूंगा, डिस्पाइट इट बीइंग एन रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन, ऐसा लग नहीं रहा था देखने में, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन को पहली बार में नहीं करना है अटेम्प्ट, सिंपली बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कितना टाइम लग जाए, दूसरा आपका कोई आंसर आए ना आए, कितना श्योर हो आप आंसर के लिए, ये भी जरूरी नहीं है 100% हो आप, ठीक है, राइट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 26। ओके, अब क्वांट दोबारा रहते हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन के थे 3-4 क्वेश्चन। 26 is a box contains 14 black balls, 20 blue balls, 26 green balls, 28 yellow balls, and 38 red balls, 54 white balls. Consider the following statements. Smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175. देखिए, क्लियर इस क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाना चाहिए ये क्या पूछ रहा है, ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है पिछले मतलब स्टार्टिंग के वीडियोस में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही केयरफुली ट्रैट करना है ऐसे क्वेश्चन में, अनलेस आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो इस क्वेश्चन पे, अच्छे से आपको पकड़ हो इस टॉपिक पे, डू नॉट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं अदरवाइज, और आप एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, नेचर ऑफ द क्वेश्चन भी होता है कुछ। नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ। तो आपको अनलेस डेफिनेट पता हो, आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कोई तुक्काबाजी नहीं करनी है मैं सी सेट में, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैंने लीव कर दिया था। आई रेड द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन आई डिडंट इवन बॉदर विद रीडिंग द सेकंड, क्योंकि मुझे पता था मुझे फर्स्ट नहीं पता, और कोई फायदा नहीं है मुझे सेकंड पता भी हो या नहीं हो, बिकॉज ऑप्शन इस तरह से, राइट। सेकंड भी पढ़ लीजिए, कुछ है नहीं बड़ी बात। द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मुझे आज भी ढंग से नहीं पता, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। सीधी सी बात, रीजन ये है कि मुझे बाकी चीजों में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे लगता नहीं जरूरत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखने की। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे टॉपिक कवर करना है ये, तो आई टीच यू, डोंट वरी, मैं खुद भी इसको देख के कर लूंगा, बट अभी इस क्वेश्चन को लीव करने में समझदारी लगी मुझे, एंड आई एडवाइज यू टू डू द सेम, अनलेस आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, राइट। मूविंग ऑन, 27th, इफ जीरो इज रिटन एज CHUR एंड देन हाउ इज प्लेयर रिटन, ओके। सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, राइट। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आज मैं आपको बता देता हूँ, इसको दूर ये करना पड़ेगा क्वेश्चन, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चंस में आता है। देखिए, हमेशा ना पहली बात तो ये देखिए कितने कितने लेटर्स का है, इसमें भी 4 लेटर्स हैं, इस वर्ड में इसमें भी 4 लेटर्स हैं, यानी कि हमें लेटर टू लेटर हमें कंपेयर करना है, राइट। तो अब देखिए, ये लिखा है जो जीरो, जीरो को आपने CHUR लिख दिया किसी कोडिंग में, तो आपको सीधे लेटर टू लेटर कंपेयर करना है, Z को C, E को H, एटसेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब Z से C कैसे बनेगा, Z में अगर हम 2 आगे चल जाएं, A और B स्किप करें, C पे आ जाएं, तो C आ जाएगा, यानी कि Z प्लस 3, A B एंड C, Z प्लस 3 C। उसी तरह सेम पैटर्न लगाइए आप E में, F G एंड H, सो अगेन प्लस 3, तो यानी कि प्लस थ्री आप सबको कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है, राइट। तो प्लेयर में भी यही होगा। अब देखिए, इसका शॉर्टकट बताता हूँ मैं, ये तो आप हो जाएगा और आराम से आप करते रहेंगे, +3 आपका आंसर आ जाएगा, बट इस प्रश्न में लगेगा करीब आपको 1 से 1.5 से 2 मिनट। अब मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर हो जाए, तो आपने पहले तो ये फिगर आउट कर लिया कि +3 है, उसके बाद आप फटाफट ऑप्शन देखिए। देखिए, हमेशा यूपीएससी के इस तरह के क्वेश्चंस में ये लोग है ना, एक ऑप्शन अलग दे देंगे, 3 सेम दे देंगे। तो अब देखिए, एसओसी है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाकी समय एसओडी है। तो इससे आप क्लियरली है ना, एक को एक बार छोड़ देंगे और BCD को अपने दिमाग में रखेंगे। रीजन बीइंग, अगर ए आंसर होता तो बहुत ईजी हो जाता लोगों के लिए, और यूपीएससी चाहती है कि आपका टाइम वेस्ट हुए, राइट। तो टाइम वेस्ट तभी होगा जब आप लास्ट तक ऑप्शंस तक आप करना पड़ेगा कैलकुलेट। अगर सी होता है यहाँ पे थर्ड वाला, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ ही जाता फटाफट, राइट। तो इसलिए इसी लॉजिक पे करते मैं करता हूँ ये। इसको आप कुछ भी बोल लीजिए, एक्सपीरियंस बोल लीजिए, लॉजिक बोल लीजिए, बट या दिस इज माई मेथड। तो अगर जल्दी करना है तो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, +3 सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ ही जाएगा वैसे भी। एनीवे, सो व्हाट आई डिड इन एग्जाम हॉल इन माय केस, तो एसओसी मैंने देखा, एसओडी 3 ऑप्शंस में है, तो एक हटाया मैंने, राइट। आई कैंसिल आउट ए देन एंड देयर ओनली, देन एसओडी बी तीनों में है, GHH 2 में H है, 1 में G है। बाय द सेम लॉजिक जो पिछला वाला, मैंने B को भी हटा दिया, मैंने कहा इनमें से एक होगा, और इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ लास्ट लेटर में, T या फिर U, ठीक है। तो आई डिड जस्ट एडेड +3 टू R, R को +3 कर दीजिए, PRSTU, तो U आएगा +3 करके, देन D, स्ट्रेट अवे मार्क D, एंड यस, दिस आंसर वाज करेक्ट। इट टुक मी लेस देन अ मिनट, ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया,
और ये करेक्ट भी हो गया। तो दीज आर सम टाइम सेविंग थिंग्स दैट यू कैन डू, बट ऑब्वियसली ये तभी मैं एडवाइस करता हूँ जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी एबिलिटी में। एंड आई टोल्ड यू, मैं बहुत ही कम एरियाज में टारगेट करता हूँ, बट जो टारगेट करता हूँ मैं एरियाज, वो एकदम डेफिनेट करता हूँ। तो आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आप जो भी करें क्वेश्चन, उनको इतनी फुल कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करें, राइट। यू नो कि इसका सही जो भी आप करेंगे वो सही हो आंसर होगा, राइट। सो 27 का डी है, एंड आई टोल्ड यू द लॉजिक, राइट। अब कुछ +3 का अगर आप थोड़ा करना चाहते हैं, बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं, तो प्लीज डू इट, नो इशू। पी को आप करिए QRS, तो एस आएगा। एल से करिए MNO, ओ आएगा, राइट। इस तरह से +3 सब में कर दीजिए, आंसर विल बी डी। 28 नेक्स्ट। नाउ दिस वाज अ लिटिल डिफरेंट, डिफरेंट इन द सेंस, थोड़ा जो ऑप्शंस थे ना उसमें वही कर दिया जो उन्होंने पेपर 1 में किया था, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5। क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट्स है 5, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन या पर्सन्स। ओल्डेस्ट कौन है इनमें से, ये नहीं पूछा कि ओल्डेस्ट कौन है इनमें से, ये पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट कौन है, ये पता करने के लिए आपको कितने स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे इसमें, ये पूछा है इसमें। तो क्वेश्चन को पहले समझा, अब इसको ट्राई करेंगे ना। अब लेट्स ट्राई। देखिए, ए इज ओल्डर देन बी, ये लिख दिया। सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, सी इक्वल टू डी। ई इज द यंगेस्ट, तो ई कहीं होगा साइड में जो यंगेस्ट है। एफ इज यंगर देन डी, यानी कि डी बड़ा हो गया एफ से, राइट। और एफ इज ओल्डर देन ए, यानी कि एफ ओल्डर देन ए। ठीक है, इन 5 स्टेटमेंट से मुझे तो बस इतना इतना आप समझ पाएंगे। अब पूछा ओल्डेस्ट कौन है। ओल्डेस्ट पता करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। ई को हटा देंगे क्योंकि ई इसमें लिखा हुआ है ई यंगेस्ट है, तो ई का कोई रिलेशन नहीं है। तो अब देखिए, एफ बड़ा है ए से, डी बड़ा है एफ से, डी और सी दोनों बड़े हैं एफ से। तो क्लियर सा मतलब हो गया, जो सी विच इज इक्वल टू डी, ये दोनों ओल्डेस्ट हो जाएंगे, राइट। इसमें पर्सन या पर्सन है तो पर्सन होंगे इसमें, सी और डी दोनों ओल्डेस्ट है। पर इसको पता करने के लिए हमें 5 स्टेटमेंट पढ़ने पड़े, राइट, बिकॉज हमें कोई कोरिलेशन ही नहीं पता था। अनलेस अंटिल एंड अनलेस आपको ये पता हो कि एफ का क्या रिलेशन है ए और बी से एज में, आप इसको पता नहीं कर सकते कि सी बड़ा है, सी डी बड़े हैं या कि ए या बी बड़ा है, ए बड़ा है, राइट। तो हमने पांचों पढ़े हैं, पांचों आए, इसलिए आंसर डी है। प्रॉब्लम क्या होगी ऐसे इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा डेफिनेट, यानी कि मैंने जो बताया था क्वांट में आप चेक कर सकते हैं ज्यादातर 99% क्वेश्चंस में कि आंसर आपका सही है या नहीं। बट ऐसे क्वेश्चन में आप चेक नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि चलो मैं सिर्फ 4 ही लेके देखता हूँ, कौन से 4 होंगे, बट वो तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बट या अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने एबिलिटी में तो इसको भी कर सकते हैं, राइट। देखेंगे आपको, बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पता करें इसमें कि ए और डी का कैसे रिलेशन हम ढूंढ पाएंगे, तो वो तभी ढूंढ पाएंगे जब एफ होगा। तो एफ के लिए हमें सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट। और देखिए, अगर मैं आप बोले कि ई को हटा रखा है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट अगर हम हटा दें तो 4 से भी काम हो रहा है ना, तो 4 से काम नहीं हो रहा, बिकॉज हमें ये भी पता करना जरूरी है कि ई यंगेस्ट ई मतलब है ही नहीं इस लाइन में। क्योंकि अगर अदरवाइज हमें पता नहीं कि हो सकता है ई बड़ा हो सबसे, ई कहीं बीच में हो, वी नेवर नो। तो वी रेड दिस स्टेटमेंट, उसके बाद पता लगा मैं कि हाँ ई तो यंगेस्ट है, तो तब हमने ई को यहाँ पे एकदम साइड में रख दिया, राइट। एक और चीज, इस क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि ऑर्डर बताइए, तो हम वो नहीं बता पाते इस इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हमें ये तो पता है कि सी एंड इक्वल्स टू डी इज द, दे आर द ओल्डेस्ट एंड ई इज द यंगेस्ट। पर प्रॉब्लम है, अभी हमें अभी भी ये नहीं पता कि जो एफ है, एफ का जो रिलेशन है ई से, वो कहाँ पर आएगा। ई मतलब ई तो लास्ट में आएगा, ए और बी कैसे आएंगे एफ की कॉन्टेक्स्ट में, तो वो थोड़ा सा अभी भी है, तो वो चीज जरूर हमें प्रॉब्लम कर सकता है। तो बट इसने पूछा नहीं है, इसने पूछा है कि कितने स्टेटमेंट चाहिए ओल्डेस्ट के लिए, द आंसर इज डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। There are 5 members A, B, C, D, E in the family. Question is, what is the relation of E to B? E और B का रिलेशन पूछा है, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अगेन वही चीज है जो पिछले क्वेश्चन में था, कितने स्टेटमेंट्स चाहिए आंसर करने के लिए इसको, राइट। प्रॉब्लम वही आएगी, आपको देखना पड़ेगा चारों, और आप फिर सोचते रहेंगे कि किस तरह से लगाऊं नहीं लगाऊं। बट अगेन जैसे इसमें दिख रहा है स्टेटमेंट 1 है, ए एंड बी मैरिड कपल है, राइट। ये तो आप खैर सीख लेना, ये रिलेशंस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये मेल के लिए होता है जनरली, ये फीमेल के लिए होता है, ये मैरिज के लिए, या कुछ आप खुद को बनाने तो बना लीजिए, बट याद रखना उसमें फिर क्या सिंबल क्या स्टैंड कर रहा है, बिकॉज बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट 2, डी इज द फादर ऑफ सी, राइट। ई इज डी सन, सन है तो यानी कि मेल हो गया, राइट। और डी फादर है तो डी भी मेल हो गया, राइट। ए एंड सी आर सिस्टर्स, यानी कि सी ए, और दोनों सिस्टर यानी कि ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। एक ए और बी मैरिड कपल है, यानी कि बी भी मेल हो गया, राइट।
तो ये देखिए इस तरह से यहाँ तक पहुंचे। अभी पूछ रहा है रिलेशन ऑफ ई टू बी, ई और बी का रिलेशन, हाँ आ रहा है, बट तभी आ पाया जब हमें सारे फैक्ट्स पता हो। हमें डी से भी पहले ई का रिलेशन पता होना चाहिए, देन हमें डी से बी का रिलेशन पता होना चाहिए, बट उसके लिए हमें ये पता था कि होना चाहिए कि बी से ए का क्या रिलेशन है, देन फर्दर ए से सी का क्या रिलेशन है या डी से क्या रिलेशन है। तो यू सी मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हेडेक इन दिस, राइट। आपको पांच चारों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए तभी जाके हो रहा था ये। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया यूपीएससी के रिसेंट इसी साल के ट्रेंड की वजह से, जिसमें पूछ रहा है कितने सफिशिएंट है, बट आई थिंक स्टिल दिस क्वेश्चन इज डूएबल एंड दिस क्वेश्चन शुड बी डन, राइट। फैमिली रिलेशंस हर साल आते हैं क्वेश्चंस, यू शुड डेवलप some expertise in these sorts of questions, right? So answer is C. I mark the C and C is the answer, right? 30th क्वेश्चन, ये देखो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है और मजा आएगा इसको करने, मजा आया था मुझे। तो ये चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हमें ऐसा ग्रुप देखना है जो कि ऑड वन आउट है बेसिकली। अब ये मेरा गलत हुआ था, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, मुझे उस टाइम तो लगा इंटरेस्टिंग होगा और मैंने कर भी दिया था मार्क, बट मेरा एक गलत था। ऑड वन आउट चूज करना है ग्रुप को। देखिए इसमें हमेशा ना ये आपको दिए हुए हैं चार चार नंबर्स हर ऑप्शन में। आपको एक दूसरे के रिलेशन देखने हैं नंबर्स के, और उसमें पैटर्न इमर्ज होगा कोई, वो देखना है कि कौन सा पैटर्न सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। 17 प्लस 20 होता है 37, 37 प्लस 10 होता है 47, 47 प्लस 50 97, कुछ पैटर्न नहीं इमर्ज हुआ। यहाँ पे भी देखिए 10, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 12 का आ गया, यहाँ 14 का आ गया, तो हाँ यहाँ दिखा मुझे पैटर्न, तो है ये। नेक्स्ट 71 प्लस 2 73 प्लस 6 प्लस 4, कोई भी ये भी कोई पैटर्न नहीं है। डी में 83 प्लस 6 89 प्लस 2 91 प्लस 6 97 सॉरी, हाँ कुछ कुछ दिख रहा है पैटर्न, बट जरूरी नहीं है। अब ये तो मैंने एक तरह से देखा एडिशन से, अब जरूरी नहीं है इस तरह से देखिए। अब देखिए देख सकते हैं ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स है कि नहीं, चारों प्राइम नंबर हो, कहीं चारों कुछ और नंबर हो, मतलब बहुत कुछ भी हो सकता है पैटर्न। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी सेम वैसा ही सही रूल है जो मैंने आपको बताया था कल जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था। सॉरी जस्ट अ सेकंड, या सॉरी थोड़ा सा कफ आ गया था, राइट। सो जैसे कि हमने कल या परसों डिस्कस किया था क्वेश्चन में, अगर आपको सीरीज वाला जो क्वेश्चन था उसमें कि अगर सीरीज में पैटर्न कोई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है तो अटेम्प्ट करना बनता है, बट अगर कोई आपको पैटर्न दिख नहीं रहा और आप कोशिश करे जा रहे हैं हिट एंड ट्रायल से, तो इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू डोंट गेट एनी आंसर। आपको डेफिनेट आंसर भी नहीं मिल रहा, तो आप परेशान फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट दिस मींस दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी अटेम्प्टेड इन द फर्स्ट को। देखिए मैंने इसको सर्किल लगाया हुआ है पहले, उसके बाद टिक लगाया है। तो सर्किल में तभी लगाता हूँ जब मैं कोई क्वेश्चन छोटा होता है पर मुझे पता है कि वापस आना है अगर टाइम मिलता है तो आई डिडंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन द फर्स्ट को, बिकॉज पैटर्न मैं बता रहा हूँ ना, इसमें बी और सी में तो पैटर्न सिर्फ बी में पैटर्न आ रहा है, बाकी ए सी और डी में तो कोई पैटर्न आ ही नहीं रहा, राइट। तो इस बेस पे तो मैं आंसर नहीं कर सकता ना इसको, तो आई मार्क दिस क्वेश्चन। बट अब घर आके तो मैं गलत हुआ था, आई मार्क डे, बट जब घर आके दोबारा देखा मैंने 2-3 बार इसको, तब समझ में आया। अब देखिए मैंने बताया था प्राइम नंबर्स भी सब कुछ चेक करना है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स का खेल है एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स है, ए में 17 37 47 97 चारों प्राइम नंबर है। बी में जाएंगे तो बी में भी चारों प्राइम नंबर्स मिलेंगे, यानी कि हमें ऐसी सीरीज ढूंढनी है जिसमें सारे प्राइम नंबर ना हो, राइट। अगेन 71 73 79 83 ऑल फोर आर प्राइम नंबर्स, राइट। प्राइम नंबर चेक करने का कैसा तरीका होता है, देखिए वैसे तो आपको 20 शुरू के फर्स्ट 20 या फर्स्ट 30 नंबर्स में तो पता ही होना चाहिए कौन कौन से प्राइम होते हैं। उसके बाद जो डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे मैंने आपको पर उसका भी वीडियो है, चेकआउट कर सकते हैं। उसमें फटाफट आपको लगा के देखना है। 2 का तो देखते दिख जाता है इवन नंबर है कि नहीं, जैसे कोई इवन नंबर हुआ वैसे वो प्राइम नंबर नहीं रहा। तो 2 का देखने की जरूरत है, 3 का फटाफट चेक कर लीजिए, ऐड करके 3 के मल्टीपल होना चाहिए, तो वो प्राइम नहीं है, अदरवाइज प्राइम है, मतलब एटलीस्ट 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे 3 का देख लीजिए, 5 का देख लीजिए, 5 का देखने दिखता है 5 या 0 लास्ट में है कि नहीं, अगर नहीं है तो मतलब अगर है तो सीधे सीधे 5 से डिविजिबल है। तो 3 का और 9 का 3 से हो ही जाएगा। तो बेसिकली आपको 3 7 ऐसे 2-3 डिजिट से चेक करने हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे 83 प्राइम है, 89 है, 91 प्राइम नहीं है। बस तो 13 की टेबल में 13 7 से 91, बट मैंने बताया सबसे पहले 3 चेक करेंगे, 3 से नहीं है तो उसके बाद सीधे सीधे 7 पे आ जाएंगे, 7 से डिवाइड कर देखिए आपका आंसर आ जाएगा कि 91 है डिविजिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बट अगेन मैं बता रहा हूँ एग्जाम में क्लिक हो या ना हो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऐसे क्वेश्चंस। मेरा क्लिक नहीं हुआ था एग्जाम हॉल में, आई विल बी ऑनेस्ट, और इसलिए मेरा गलत भी है, राइट। बट अगर क्लिक हो जाए आपका तो बिल्कुल वाई नॉट, तो बिल्कुल सही, 2 मार्क्स 2.66 मार्क्स इज इन योर हैंड्स, राइट। तो 2.5 सॉरी। तो इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सीधा सा है, हिट एंड ट्रायल बेस पे होता है। आपको हर पॉसिबिलिटी लगा के देखनी पड़ती है कि क्या पैटर्न इमर्ज हो रहा है, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब, स्क्वायर, और इस केस में प्राइम नंबर्स, राइट। सो यू कैन डू दैट।
लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन 31, अगेन पैसेज पे बेस्ड है. Sorry, please pause the video and read the passage. Okay, now let's read it together. The emissions humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological change, meanwhile, could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. So, क्या समझे पैसेज से? कुछ नहीं, क्लाइमेट चेंज के बारे में है और बताया हुआ है कि टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है. तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ट्रेड ऑफ है कि हमें आज या तो हैवी कॉस्ट सहन करके हम करें डेवलपमेंट, या फिर अभी अनएबेटेड वार्मिंग के का मतलब सर या तो हाई कॉस्ट करके हम उसको शार्प रिड्यूस करें एमिशंस को, या फिर हम करते रहे एमिशंस इन होप कि आगे टेक्नोलॉजी हमें कर लेगी, पर वो टेक्नोलॉजी अगर नहीं कर पाई तो वार्मिंग बढ़ती जाएगी और फिर हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंच जाएंगे, राइट. और बताया गया लास्ट में कि ये देखिए मैंने इसको सर्किल भी किया हुआ है कि बिजनेसेस जो कि खुद के लिए खुद को हैच नहीं करते अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन आउटकम्स, दे यूजुअली फेल, राइट. तो क्वेश्चन देखिए वही है, क्रूशियल मैसेज, राइट. वही क्रक्स क्या है इसका. ए, businesses that cause emissions may need to close down or pay for pollution in the future. ऐसा प्रपोज है, कई नेशंस करते भी हैं, बट दिस इज नॉट व्हाट इज रिटन द पैसेज. बी, द ओनली solution is technological development related to the issues of climate change. बल्कि इसको तो एकदम explicitly क्रॉस कर दो आप. उसने क्लियरली बोला है हमें पता नहीं, टेक्नोलॉजी इज अनसर्टेन, राइट. तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी, waiting to deal with carbon emissions until technology improves is not a wise strategy, राइट. दिस लुक्स करेक्ट. यही बोला था उसने कि आप अगर वेट करेंगे तो दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन, बिकॉज हमें पता नहीं कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा. डी इज, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. तो दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट इंडिपेंडेंटली, राइट. मतलब हाँ, देखने में सुनने में सही लग रहा है और सही है भी, बट अगेन यहीं पे यूपीएससी ट्रिक खेलती है. हमें पैसेज का क्रक्स निकालना है, राइट. हमें अपने मन से नहीं करना है, या जो चीज जनरली सही होगी वो सही नहीं देखनी, हमें सिर्फ पैसेज की बेस पे आंसर करना होता है इसमें. एंड आई कमिटेड दिस मिस्टेक. सी, मैंने डी आंसर मार्क किया बट डी इज रॉन्ग, राइट. सिंपल रीजन इज कि ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, बट दिस इज नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन. बट जब तक जो सी स्टेटमेंट है सीधे सीधे पैसेज पे बेस्ड है. देखिए अभी देखा हमने कि उसने लिखा हुआ है क्लियर कि technological change meanwhile could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not. कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. So waiting to deal with climate change technology improve is not a wise strategy, obviously. तो आंसर शुड बी सी. इसका आंसर अभी यूपीएससी ने आंसर ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, बट आई थिंक इट शुड बी सी. ऑन रीडिंग द पैसेज अगेन आई फेल्ट कि सी होना चाहिए आंसर. So we'll see. And this is it for today. Please keep studying, keep solving questions, keep improving your skills. और सी सेट के स्पेसिफिक कोई टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. I'll be happy to make videos related to that, right. अभी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, ताकि इसके थ्रू हमें ये फायदा मिलता है कि एक तो यूपीएससी की लैंग्वेज भी क्लियर होती है, प्लस हमें पता है रियल टाइम में एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, और इसके साथ साथ मैं थोड़े कॉन्सेप्ट भी कवर कर रहा हूँ. बट कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट चाहते हैं मैं कवर करूँ तो प्लीज कमेंट इट. ऑल्सो आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर द सिंपल रीजन, आप एक तो टच में रहेंगे, आप देखेंगे सामने बहुत सारे लोग आंसर करते हैं उसमें, तो आप खुद भी आंसर करेंगे और उसके वजह से थोड़ा सा पढ़ना भी हो जाएगा हमारे, राइट. जब हम देखते हैं सामने तो हमें एडेड मोटिवेशन आता है. तो सी साइड विद चेक इज द नेम ऑफ द ग्रुप, यू कैन सर्च इट ऑन टेलीग्राम, राइट. मैं डेली पोस्ट करता हूँ वहाँ पे पीवाईक्यूज. सो टेक केयर फ्रेंड्स, हैप्पी स्टडी.